तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे और भी स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कुछ और क्वेश्चंस आज हम देखते हैं जिनमें अपने को प्रतिशत शुद्धता दी गई रहेगी या प्रतिशत एफिशिएंसी दी गई रहेगी कि इतना प्रतिशत जो है वो परिवर्तित होगा या इतनी प्रतिशत शुद्धता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, तो उसको देखो एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन, उससे ज्यादा अच्छा अपने को एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो 90% शुद्ध CaCO3 को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 90% शुद्ध CaCO3 को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाले CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि सैंपल का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ठीक है। यानी कि भाई मान लो ये CaCO3 का एक सैंपल है, इसमें 90% जो है ना वो तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो 10% है ये क्या है, इसके अंदर अशुद्धता है। तो अगर इस पूरे सैंपल का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इस 100 ग्राम में केवल 90% ही तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। बात समझो भाई, ठीक है। मेरा पूरा सैंपल जो है वो कितने ग्राम का है, 100 ग्राम। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की शुद्धता कितनी है, केवल 90% है। तो 100 का 90% निकालेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमें, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 ग्राम आ जाएगा। मोल बना लेता हूं, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 90/100, यानी कि 0.9 मोल मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट का मिल जाएगा। अब उसने बोला हमें CO2 का द्रव्यमान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली द्रव्यमान वाला लॉजिक लगा के ही इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। मोल में कन्वर्ट करने की अपने को जरूरत यहाँ पे नहीं है, सीधे द्रव्यमान वाले लॉजिक से ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो वेट ऑफ CaCO3 कितना हो गया, 90 ग्राम। इक्वेशन बना लेते हैं, CaCO3 को जब मैं गर्म करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका एक स्टाइकोमेट्री और CO2 की भी 1 स्टाइकोमेट्री, यानी जब मैं इसका 100 ग्राम लूंगा तो इसके 100 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 44 ग्राम होगा। 1 ग्राम से कितना हो जाएगा भाई इसका, 44/100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी है कितना ये, 90 ग्राम। 90 ग्राम से कितना हो जाएगा, 44/100 इंटू 90। सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, ये हो जाएगा अपना 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 39/10, यानी कि 39.6 ग्राम जो है मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा जब मैं 90% शुद्धता वाला 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसके अंदर लॉजिक है, बस आपको यहाँ पे शुद्धता वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है और आगे जो है वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं, ठीक है। अभी दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 75% शुद्ध KClO3 को गर्म करने पर यदि 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो KClO3 सैंपल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, KClO3 का सैंपल ले लिया जो शुद्ध कितना है, केवल 75% ही शुद्ध है। अब उसको गर्म करने पर हमें ऑक्सीजन कितने ग्राम मिल रही है, 32 ग्राम मिल रही है, ठीक है। तो उस सैंपल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन लिख लूंगा और उस इक्वेशन की मदद से KClO3 का द्रव्यमान ज्ञात कर लूंगा, है ना। यहाँ तक करते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं अपन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, KClO3 को जब हमने हीट किया तो क्या मिलेगा, KCl प्लस O2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है बच्चों। अभी वो ऑक्सीजन कितना ग्राम बोल रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो भाई इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो देखो पोटेशियम तो हो गया 39 और क्लोरीन हो गया 35.5 और ऑक्सीजन हो गया अपना 48.5 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 4 22 का 2 बचा 2 4 4 8 4 12 122.5, ठीक है। 122.5 ग्राम जब मैं KClO3 लूंगा ना तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाएगा, 48 ग्राम, है ना।
देखो 2 से 2 कट गया तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु बचे ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु का कितना हो जाएगा 48 ग्राम। ये हो जाएगा मेरा 48 ग्राम, यानी कि 48 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मुझे 122.5 ग्राम KClO3 की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब मेरा प्रोड्यूस कितना हो रहा है भाई 32 ग्राम, तो 1 ग्राम O2 जब हम लेंगे तो KClO3 कितना चाहिए रहेगा 122.5 बटा 48 ग्राम मेरे को KClO3 रिक्वायर्ड रहेगा। और 32 ग्राम O2 प्राप्त करने के लिए ठीक है कितना चाहिए रहेगा 122.5 बटा 48 गुणा 32, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है 8 6 जा 48, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सिंप्लीफाई करते हैं 5 2 या 10 का 0, 145 अपॉन 3, 3 4 जा 12, ठीक है 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 48.33 ग्राम जो है मेरे को KClO3 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब जो ये KClO3 का सैंपल है ये केवल 75% प्योर है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था ना उसका द्रव्यमान में W मान लेता हूं। यदि सैंपल का द्रव्यमान x ग्राम मान लिया जाए, ठीक है बच्चों, हमने सैंपल का द्रव्यमान कितना मान लिया x ग्राम मान लिया। अब उस x ग्राम का 75% निकाल लो, ठीक है, वो वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वेट ऑफ KClO3 के बराबर होना चाहिए। ये हो गया x इंटू 3/4 बराबर वेट ऑफ KClO3 कितना हो गया बच्चों 145 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करते हैं x बराबर 145 इंटू 4/3 3 जा 9, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 5 4 जा 20 का 0 बचा 2, 4 4 जा 16 17 18 का 8 बचा 1 4 580 अपॉन 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 बचा 4, 9 5 जा 45 लमसम अपन 65 ग्राम के आसपास ले लेते, ठीक है। यानी कि मेरा जो सैंपल है उसका द्रव्यमान कितना होगा 65 ग्राम। उस 65 ग्राम से ऑक्सीजन जो है मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा, मेरे को 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का ये उल्टा था, पहले में अपने को सैंपल का द्रव्यमान दिया था, दूसरे में हमें सैंपल का द्रव्यमान पूछा था, ठीक है ना। अभी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, वो 3 O2 एफिशिएंसी 10%, 2 O3 में कन्वर्ट हो रहा है। 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन गैस द्वारा प्राप्त O3 के अणु ज्ञात कीजिए। तो भाई एफिशिएंसी कितनी है 10% है, तो मैं पहले क्या करूंगा 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन से कितना मेरे को ओजोन मिलेगा वो फाइंड आउट कर लेता हूं और फिर उसका 10% कैलकुलेशन ले लूंगा। तो देखो भाई यहाँ पे जो द्रव्यमान यहाँ पे O2 का होगा वही द्रव्यमान तो किसका होगा, यहाँ पे O3 का द्रव्यमान होगा, है ना। जितने परमाणु ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में हैं उतने ही परमाणु तो हमारे प्रोडक्ट में है। यानी 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट में है तो 8 ही मिलीग्राम ओजोन मेरे को प्रोडक्ट में मिलेगा। तो वेट ऑफ ओजोन बराबर 8 मिलीग्राम। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ना ये 100% एफिशिएंसी के साथ है, मुझे तो केवल 10% एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो मैं इस वेट का क्या करता हूँ 10% निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.8 मिलीग्राम। अब मोल बना लेता हूँ, मोल ऑफ O3 बराबर 0.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 48 या 8 3 जा 24 है ना, 8 3 जा नहीं सॉरी 16 3 जा 16। एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना हो जाएगा 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16 गुणा 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, 8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 16 इंटू 3, 80 ले लेता हूं तो इधर 5 आ जाएगा, 16 पंजे क्या हो जाएगा 80। मोल ऑफ O3 हो जाएगा अपना 5/4
3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मोल। ये आए हैं मेरे अभी तक मोल 10% एफिशिएंसी के साथ। और यहाँ अणु ज्ञात करना है ना अपने को, अणु संख्या। तो भाई इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएंगे, O3 अणु संख्या। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा अपना 3 2 जा 6, 0 0 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि 10 की पावर 17 अणु हमको मिल जाएंगे ओजोन के। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ और सवाल थे जो हमने आज देखे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक। तो हेडिंग डाल दीजिए सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीएजेंट। सीमांत अभिकर्मक। चलो बच्चों देखो, लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकर्मक हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर मान लो उनमें से कोई एक अभिकर्मक कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है, उससे कम क्वांटिटी में उपस्थित है, तो वो अभिकर्मक क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बस जो अभिकर्मक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल्दी खत्म हो जाता है या जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया होना बंद हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से और समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इसके कितने मोल चाहिए अपने को, 2 मोल। इसका कितना मोल चाहिए, 1 मोल। ठीक है, और इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि जब मैं 2 मोल हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ कराऊंगा तो मुझे 2 मोल क्या मिलेगा, जल प्राप्त होगा। लेकिन क्या हो यदि मैं इसके आधे मोल ले लूं और इसके 2 मोल ही रहने दूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो 2 के साथ 1 चाहिए था, 2 के साथ आधा ही दिया, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिकर्मक। यानी अभी मेरे उस आधे मोल ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, जो अभिक्रिया होती है ना वो सीमांत अभिकर्मक की वजह से होती है। देखो कैसे, इसके 1 मोल से 2 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करके 2 मोल वाटर बनाएगा, तो इसके आधे मोल ऑक्सीजन के साथ H2 कितना मोल जाएगा, 1 मोल ही जाएगा, यानी रिमेनिंग कितना बच जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा में है, ये 1 मोल जो है मेरा वो रिमेनिंग बच जाएगा। और इसके आधे मोल ये 1 मोल के साथ अभिक्रिया करके इसका कितना मोल दे देगा, 1 मोल मेरे को बनाकर दे देगा। तो अभिक्रिया किसके अकॉर्डिंग हुई, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हुई। लेकिन मान लो यहाँ पे 2 मोल की जगह मेरे को इसका आधा मोल दिया होता। ठीक है बच्चों, तो इसका आधे मोल के साथ में और इसका मान लो कितना मोल दिया होता, 1 मोल। अभी बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, सीधा सीधा दिख रहा है यार, इसके 1 के साथ 2 चाहिए था, इसके 1 के साथ आधा मोल है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग यानी एक्सिस के अंदर ये कितना बच जाएगा भाई, इसके 2 से 1 आधा से इसका 1/4 जाएगा, तो 1 में से 1/4 गया तो 3/4 मोल जो है इसका बच जाएगा। अब कैलकुलेशन जो है मेरी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो भाई इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, इसके आधे मोल से कितना बनेगा, इसका आधा मोल बनेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो समझिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। स्टेटमेंट लिख लो लिमिटिंग रिएजेंट का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक अभिक्रिया बंद होने के लिए उत्तरदायी होता है, अभिक्रिया बंद होने के लिए उत्तरदायी होता है,
सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है। अब भाई कई बार तो क्या होगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सीमांत अभिकर्मक है। कई बार देखते ही हमें पता नहीं चलता कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें हमेशा पता चल जाएगा कि सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, चाहे कैसे भी वो फिगर दे दे। अच्छा, उसके पहले एक्सिस रिएजेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो अगली लाइन में, अधिक्य अभिकर्मक, अधिक्य अभिकर्मक, अधिक्य अभिकर्मक के अंदर लिखो वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे अधिक्य अभिकर्मक कहा जाता है, उसे अधिक्य अभिकर्मक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके लिखो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हमेशा सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से होती है, हमेशा सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं वो ट्रिक बता देता हूं आपको जिससे हम लिमिटिंग रिएजेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, है ना। मोल लेता हूं मैं सबसे पहले। मान लीजिए इसके हमें 2.5 मोल दिए हुए हैं और इसके अपने को 5 मोल दिए हुए हैं। ठीक है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है बच्चों, देखो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड LR, LR मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ इसके कितने मोल हैं, 2.5 बटा जो इसकी स्टाइकोमेट्री है यानी कि 1, कितनी संख्या मिली तुम्हें, 2.5। यहाँ इसके मोल कितने हैं, 5 मोल, अपॉन स्टाइकोमेट्री कितनी है, 3, यानी कि 1.67 मिला। कौन सी छोटी संख्या है, 1.67, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन। क्या करना है बच्चों, दोबारा सुन लो एक बार। जो चीज गिवन है वो पुट करो ऊपर, और जिसका जो रिएजेंट था वो स्टाइकोमेट्री पुट करो नीचे, सॉल्व करो। जो संख्या हमें छोटी मिल रही है बस वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वही रिएजेंट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लेते हैं, मान लो तुम्हें दिया है N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। मान लो इसका अपने को दिया था 11.2 मोल, इसका अपने को दिया है 20 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसके 1 मोल से 3 मोल, इसका 11.2 से इसका 33.6 मोल, दिया कितना है, 20। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये जो तरीका बताया उससे भी एक बार चेक कर लो, 11.2 मोल अपॉन 1, यानी कितनी संख्या मिल गई, 11.2। यहाँ कितना हो जाएगा, 20/3, यानी 3 6 18। ठीक है, 3 6 18, 3 6 18, 6.67। कौन सी छोटी वैल्यू है, 6.67। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपना कौन हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, और देखते हैं, मान लो अपने को दिया है PCl3 + Cl2, क्या बना रहा है, PCl5। मान लो इसका अपने को 100 ग्राम दे दिया, या वॉल्यूम ले लेते हैं। ये मान लो हमारी गैस है, Cl2 भी गैस है। अब मान लो ये 11.2 लीटर दिया है और ये 22.4 लीटर दिया है। हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो जिसमें तो देखो सीधा ही दिख रहा है, इसका 1 मोल के साथ इसका 1 मोल चाहिए, तो 11.2 के साथ 11.2 ही चाहिए था, लेकिन दिया 22.4 है, यानी ये तो एक्सिस रिएजेंट हो गया और ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए।
डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, N2 + 3H2 gives twice of NH3। मान लो इसका दिया है अपने को 2.5 मिलीलीटर, इसका दिया है अपने को 7 मिलीलीटर, ठीक है। ये 7.5 ले लेते हैं, 7.5 मिलीलीटर। अभी लीटर और मिलीलीटर और फर्क नहीं पड़ना, अपने को तो LR डिसाइड करना है। तो ये हो जाएगा 2.5/1, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये हो गया 7.5/3, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी 2.5। यानी इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, या यूं बोल लो दोनों ही क्या है हमारे लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी दोनों भरपूर मात्रा में है, दोनों आपस में पूर्ण अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला एग्जांपल देखते हैं, वेट लेते हैं, वेट है ना। हमने अभी तक मोल से डिसाइड कर लिया LR कैसे निकालना है, हमने वॉल्यूम से डिसाइड कर लिया LR कैसे निकालना है, अभी हम मास से देखते हैं, ठीक है। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंसेप्ट ले लेते हैं। N2 + 3H2 gives twice of NH3। मान लो ये अपने को दिए हैं 3.011 × 10⁻23, ये दिया है अपने को 6.022 × 10⁻23। LR निकालना है भाई, स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये अपना कितना हो जाएगा N2, यानी कि 1 मोल है तो इधर डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, इधर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो वैल्यू मिल रही है 3.011 × 10⁻23, यहाँ वैल्यू मिलेगी 2.007 × 10⁻23। कौन कम क्वांटिटी में है, हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है बच्चों। अभी मास लेते हैं, एक मास का और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है N2 + 3H2 gives twice of NH3। इसका मास दिया है मान लो आपको 100 ग्राम, इसका मास दिया है आपको 100 ग्राम। अभी तक देखो जितने भी हम लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो हमें मोल देता था, आयतन देता था या नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता था, हम क्या करते थे, उस वैल्यू को ऊपर पुट करते थे और जो स्टाइकोमेट्री होती थी उसको सीधे हम डिवाइड कर देते थे। जो संख्या हमें छोटी मिलती थी वही संख्या हमारा क्या हो जाता था, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता था। लेकिन द्रव्यमान के केस में हमें ऐसा नहीं करना है। द्रव्यमान के केस में हमें पहले मोल बनाना है और मोल बनाने के बाद फिर ये मोल वाला लॉजिक हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। मोल बना लेते हैं पहले। तो मोल कितना हो जाएगा 100/28 और ये हो जाएगा 100 हाइड्रोजन का मोलर मास 2। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू जो है कम आने वाली है, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, ये वैल्यू हमारी कम आ गई, ठीक है। अब मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो अभी तक मेरा केवल क्या आया है बच्चों, मोल आया। अब स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करते हैं 100/28, ये हो जाएगा 100/2 तो था ही मोल, और स्टाइकोमेट्री 6, यानी 100/28 अपॉन 100/6। अभी भी कौन सी वैल्यू कम आएगी, N2 वाली वैल्यू हमारी कम आएगी, यानी वो क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और 100/6 वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा है, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखो सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस जो बनते हैं उसमें तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं एक, देखो मान लो अपने पास रिएक्शन है 2A + B3 gives A2B3, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट ज्ञात कीजिए। पहला 2 मोल A परमाणु प्लस
4 मोल बी परमाणु। अपने को ए परमाणु के कितने मोल दिए हैं? 2 मोल, और 4 मोल किसके दिए हैं? बी परमाणु के। तो देखो यहाँ तो परमाणु ही इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे अणु इस्तेमाल हो रहा है, तो 4 मोल बी परमाणु जो है ना, इससे मैं अणु बना लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 मोल B3 अणु हो गया। ठीक है बच्चों, अभी मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो 2 मोल ए परमाणु के स्टाइकोमेट्री 2 यानी 1, और इसका हो जाएगा 4/3 गुणा 1 यानी कि कितना हो गया? 4/3, यानी ये तो हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट और ये क्या हो गया? मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। आ रही है ना बात समझ में? दूसरा पार्ट देखते हैं। Na ए परमाणु प्लस 6Na बी परमाणु। हाँ, अभी मोल की जगह क्या दे दिया? Na दे दिया, तो Na को तो छोड़ो तुम, 2 और 6 से लेके लॉजिक लगा लो भाई। इसके 2 मोल मान लो, उसके 6 मोल मान लो, पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 मोल से कितना बनेगा? 6/3, यानी कितना मोल हो गया अपना? ये 2 मोल हो गए अपने किसके? B3 अणु के। ठीक है, अभी अपन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी ये मेरा एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा और ये मेरा क्या आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनमें आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लो इसी के अंदर अपने को एक और क्वेश्चन देखते, एक और पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट ना। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है वो? 2 मोल A2 अणु, ठीक है, और साथ में दिया है अपने को उसमें 6 मोल B2 अणु। अब A2 अणु से अपने को परमाणु बनाना पड़ेगा और B2 अणु से अपने को B3 अणु बनाना पड़ेगा। तो 4 मोल A2 अणु है, तो इससे कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 मोल A2 अणु है, तो कितना हो जाएगा? 4 मोल A परमाणु का हो जाएगा। ठीक है, 6 मोल B2 अणु है, तो 12 मोल हमारे पास क्या हो गया बच्चों? B परमाणु हो गया। ठीक है, तो 12/3 यानी कि 4 मोल हमारे पास क्या हो गया? B3 अणु हो गया। क्लियर? अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो 4/1 की स्टाइकोमेट्री थी 2 यानी कितना आ जाएगा? यहाँ से 2, इधर कितना है अपना? 4/1 यानी कितना आ जाएगा? 4, यानी ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट और ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमने एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो 50 ग्राम N2 तथा 50 ग्राम H2 की अभिक्रिया कराने पर अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अमोनिया गैस का कितना आयतन हमें मिलेगा? तो कैलकुलेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे की कैलकुलेशन करेंगे। पहले इक्वेशन बनाते हैं, N2 + 3H2 gives twice of NH3। इसका कितना ग्राम दिया हुआ है अपने को? देखो 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। मोल बना लेते हैं सबसे पहले, तो मोल कितने हो जाएंगे? देखो 50/28 और इसका हो जाएगा बच्चों 50/2। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना है? 50/28 गुणा 1, यहाँ हो जाएगा 50/2 गुणा 3, यानी 50/6, यानी ये वैल्यू जो है मेरी कम आएगी, यानी ये हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है,
तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो चलेगी किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी तो देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ पे दोबारा से एक बार इक्वेशन लिख देता हूं मैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। ये हो जाएगा बच्चों 28 ग्राम, ये हो जाएगा 6 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम जब मैं N2 लूंगा तो मेरे को हाइड्रोजन या अमोनिया कितना मिलेगा, देखो 17 दूनी 34 ग्राम। ठीक है, 28 ग्राम देखो कैलकुलेशन में किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 28 ग्राम जब मैं नाइट्रोजन लूंगा तो 34 ग्राम मेरे को क्या मिलेगा, अमोनिया। 34 ग्राम क्या मिलेगा अपने को, अमोनिया। 1 ग्राम नाइट्रोजन जब मैं लूंगा तो कितना मिलेगा, 34/28 ग्राम मेरे को क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है मेरे पास वो कितना है, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो 50 ग्राम नाइट्रोजन से कितना मिलेगा मेरे को, 34/28 गुणा 50 ग्राम अमोनिया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अभी 34 इंटू 25 कर लेते हैं। 34 इंटू 25, 5 4 जा 20 का 0, 2 5 से 15 16 17, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 0, 15 का 5 6 7 8, 850। ठीक है, ये हो गया अपना 850/14। कितना मिल जाएगा अपने को, 850/14। अब ये हो जाएगा भाई 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 7 3 जा 20, 7 5 जा 30, 7 6 जा 42, 0 7 1 जा 7। ठीक है, इतना ग्राम अपने को क्या मिल गया बच्चों, अमोनिया का द्रव्यमान मिल गया। अभी क्या है, मान लो उसने क्वेश्चन में एक और चीज पुटअप करी होती कि जो हमारा एक्सिस रिएजेंट है ना, उस एक्सिस रिएजेंट का कितना द्रव्यमान बच जाएगा। तो देखो वो जो कैलकुलेशन है वो भी हमें किसके अकॉर्डिंग ही करनी है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन जाएगी सब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। देखो कैसे करनी है, हमको क्या ज्ञात करना है, जो हमारा एक्सिस में बच गया ना, एक्सिस रिएजेंट है, उसका कितना द्रव्यमान वहां पे रिमेनिंग रह गया। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 28 ग्राम जब मैं 28 ग्राम N2 से 6 ग्राम H2 मेरे को लगेगा। 1 ग्राम N2 से कितना लगेगा बोलो, 6/28 ग्राम H2 मेरा चाहिए रहेगा। तो 50 ग्राम N2 अगर मैं लेता हूं तो उससे कितना लगेगा, 6/28 गुणा 50 ग्राम मेरा हाइड्रोजन खर्च होगा। सॉल्व करते हैं भाई, 50/28 ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 25, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 5 से 15 75/7 ग्राम मेरा हाइड्रोजन जो है वो खर्च होगा। जबकि लिया हुआ कितना था, दिया हुआ कितना तुम्हें, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम में से तुम्हारा 75/7 ग्राम तो खर्च हो गया, तो बचा कितना, वेट ऑफ हाइड्रोजन जो बच जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 50 माइनस 75/7। ये हो जाएगा 350 माइनस 75/7, ये हो जाएगा 275/7 ग्राम। ठीक है, 350 में तो 75 गए तो कितना आ गया, 275/7। 7 3 जा 21 बचा 6, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 64 65, 7 2 जा 14, 39.3 ग्राम जो है वो मेरा हाइड्रोजन गैस रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर उसने सवाल किया होता, ठीक है, 2 पोर्शन मैंने अभी आपको बताए। पहले पोर्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद हमने ये देखा कि भाई जो मेरा अमोनिया है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। उसके बाद हमने ये देखा जो एक्सिस रिएजेंट था वो कितना बच जाएगा। मान लो उसने ये पूछा होता कि कितना प्रतिशत एक्सिस रिएजेंट बच जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एक्सिस रिएजेंट रिमेनिंग। ठीक है, तो कितना बचा, 39.3 ग्राम। ठीक है, यानी 275/7, 275/7 ग्राम बच गया। लिया कितना था, 50 ग्राम, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50 दूनी 100 यानी 275/7, 39.3 × 2 कर लेता हूँ,
39.3 इंटू 2 यानी कि 3 2 जा 6, 9 2 18, 3 जा 9 10, 108.6 सॉरी 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 का 8, 78.6% जो है मेरा एक्सिस रिएजेंट रिमेनिंग हो जाएगा। मान लो उसने पूछा होता खर्च कितना होगा, तो इसको 100 में से माइनस कर लो या डायरेक्टली निकालो। परसेंटेज ऑफ एक्सिस रिएजेंट कंज्यूम्ड यानी खर्च कितना हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ से 100 से माइनस करके तो निकाल ही सकते हो। यहाँ से कैसे कर सकते हो तुम लोग भाई, खर्च कितना होगा 75/2, ये हो गया बच्चों 75/2 खर्च हो गया। लिया कितना था 50 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 यानी 150/2 यानी कि 75 है ना। 150 भाई 5 to 10 का 0, 7 of 14 और एक 15/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितना कंज्यूम हो रहा है। अच्छा इधर 7 है, 150/7 है ना। 7 2 जा 14, ठीक है 21.4%, 6 4 10 का 0, 8 9 10, 7 8 9 10, 21.4। उसको सॉल्व करोगे 150/7 को तो कितना आ जाएगा 21.4% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हमने 1-2 एग्जांपल्स लिए, अभी कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, P प्लस क्यू गिव्स R। P और Q हमारे दो अभिकर्मक हैं और वो क्या बना रहे हैं, R एक उत्पाद बना रहे हैं। P का कितना मोल दिया हमें 6 मोल, Q का कितना मोल दिया हमें 5 मोल। तो यहाँ तो देखो आप लोगों को देखते ही समझ में आ रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, है ना। या अगर तुम जो तरीका मैंने बताया उससे भी निकालोगे तो भी लिमिटिंग रिएजेंट आपका Q ही आएगा। भाई 6/1 6 होगा, 5/1 5 होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, Q हो गया। तो इसके 3-4 पार्ट है। हमारा पहला पार्ट हमारा जो है सॉल्यूशन 1 देखते हैं। सॉल्यूशन 1 के पहले पार्ट में हमें लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है हमारा वो कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हमें एक्सिस रिएजेंट बोला था। एक्सिस रिएजेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर Q हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो P जो है हमारा वो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सिस रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे बोला है R के बनने वाले मोल कितने होंगे, यानी उत्पाद जो हमारा बनेगा ना उसके कितने मोल बनेंगे। तो याद करो मैंने क्या बताया आपको, कैलकुलेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, एक्सिस रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे R के कितने मोल बचेंगे, मोल ऑफ R कितने बच जाए, कितने बनेंगे भाई। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Q, उसके 1 मोल से R के कितने मोल, 1 मोल, तो 5 मोल से कितने मोल मिल जाएंगे, उसके 5 मोल हमारे फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला क्या बोला, एक्सिस रिएजेंट के बचे हुए मोल, तो भाई कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग चलनी है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। इसके 1 मोल से P का कितना मोल जाएगा, 1 मोल जाएगा। इसके 5 मोल से P का कितना मोल जाएगा, 5 मोल, तो बचेगा कितना भाई, 6 में से माइनस कर दो, है ना। मोल ऑफ P जो बच जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 6 - 5 जो खर्च हो गया, यानी कि 1 मोल जो है हमारा वो बच जाएगा। ठीक है, ये बेहद सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक रिएक्शन दे रखी है 2A + B गिव्स 2C। ठीक है, A के कितने मोल दिए हैं 6 मोल, B के कितने मोल दिए हैं 5 मोल। लास्ट क्वेश्चन की सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो भाई देखो यहाँ पे डायरेक्टली किस तरीके से है, इसके 1 मोल के साथ इसका कितना मोल 2 मोल, तो इसके 5 के साथ कितना खर्च होगा 10 मोल, लेकिन दिया कितना है 6 मोल, यानी ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो तरीका मैंने बताया है उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे होगा देखना, इधर हो जाएगा हमारा 6/2 और इधर हो जाएगा 5/1, यानी ये तो हो गया 3 और ये हो गया हमारा 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट यानी पहली चीज LR हमारा आ गया, LR कौन होगा A। दूसरा एक्सिस रिएजेंट ER कौन हो जाएगा हमारा B। ठीक है, ये दोनों आ गया। तीसरा प्रोडक्ट का कितना मोल मिलेगा, तो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग चलेगी हमारी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग।
तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, ए, इसके 2 मोल से सी के कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मोल, तो इसके 6 मोल से कितने मिलेंगे भाई, 6 मोल, बराबर ही मिलेंगे ना। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो मोल्स ऑफ सी कितने मिल जाएंगे हमें, 6 मोल मिल जाएगा। चौथा पार्ट क्या है इसके अंदर भाई, जो हमारा एक्सिस रिएजेंट है उसका कितना रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस रिएजेंट कौन था, बी था। तो देखो डायरेक्ट करते हैं, इसके 2 मोल से बी का कितना मोल खर्च होगा, 1 मोल खर्च होगा, तो इसके 1 मोल से कितना खर्च होगा, आधा, यानी जितना भी ए है ना उसका आधा इधर खर्च होगा। तो इसके 6 का आधा करो तो 3 खर्च होगा, तो बचा कितना, 5 माइनस 3। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कौन है एक्सिस के अंदर, बी, मोल्स ऑफ बी जो हमारे बच जाएंगे, कितना दिया हुआ है, 5 में से खर्च कितने हो जाएंगे, 3, यानी बचेंगे कितने मोल, 2 मोल जो है हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी तीसरे सवाल पे चलते हैं। 3 BaCl2 plus 2 Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice plus 6 NaCl। अब वो बोल रहा है बेरियम फॉस्फेट के बनने वाले मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारा बेरियम फॉस्फेट है ना, इसके बनने वाले मोल की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। BaCl2 के लिए कहानी क्या चलेगी भाई, कितना मोल दे रखा है, 6 मोल, 6/3 यानी कितना मोल हो जाएगा, ये अपना 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है Na3PO4 होल, Na3PO4 इसका कितना मोल दिया है, 8 मोल डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल, यानी कौन कम क्वांटिटी में है, BaCl2। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन हो गया हमारा, बेरियम क्लोराइड हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन चलनी है। तो यहाँ पे देखो BaCl2 का जब मैं 3 मोल लूंगा तो बेरियम फॉस्फेट का कितना मोल लगेगा हमारा, 1 मोल, यानी 1 मोल से कितना, 1/3, तो 6 से कितना, 6/3 यानी 2 मोल हो जाएगा। यानी मोल्स ऑफ बेरियम Ba3PO4 होल ट्वाइस, बेरियम फॉस्फेट जो है, ठीक है, वो कितना मिल जाएगा हमें, 2 मोल सीधे सीधे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 3 मोल से कितना मोल, 1 मोल, यानी 1/3 पार्ट लगेगा बनेगा, तो 6 मोल से कितना, 6 गुणा 1/3 यानी सीधे सीधे कितना हो गया, 2 मोल, यानी बेरियम फॉस्फेट के बनने वाले मोल की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 मोल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर आयतन तथा उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये हमें रिएक्शन दे रखी है, ये इनके मोलों की संख्या हमें दी हुई है, तो सीधे सीधे इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, HCl जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी HCl के देखो डबल है ना, जिंक का 1 मोल तो HCl का 2 मोल, इसका 0.6 तो इसका 1.2 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा, HCl। उससे मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि हाइड्रोजन कितना मिलेगा। तो देखो इसके 2 मोल से हाइड्रोजन का कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल, तो इसके यानी आधा मिलेगा, तो इसका अगर मैं 0.6 मोल लूंगा तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 0.3 मोल। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4, यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 0.3 मोल हमें मिल जाएगा। तो हो गया सवाल, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 22.4 लीटर, यानी कि 4 × 12 का 2, 3 × 6 7, 3 × 67.2 लीटर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। और क्या बोला है, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 2 यानी कि 0.6 ग्राम मुझे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अगला बोला है अमोनिया का आयतन ज्ञात कीजिए।
N2 + 3H2 gives 2NH3। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यही मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है भाई। इधर कितना हो जाएगा 10/1, ये तो हो गया 10/1, ये कितना हो गया 18/3 यानी कि 6। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया मेरा, हाइड्रोजन आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके 3 मोल से इसका 2 मोल, इसके 1 मोल से 2/3 मोल, 18 ml से कितना हो जाएगा 2/3 गुणा 18 यानी 3 6 18 यानी कि 12 ml जो है वो हमें हाइड्रोजन अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 5 तक। अभी छठे सवाल पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है जरा देखना। 6 क्वेश्चन में वो बोल रहा है मिश्रण के अंतिम घटकों का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए निम्न अभिक्रिया के लिए। यानी ये हमें एक अभिक्रिया जो दी है ना, इसमें देखो एक तो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है मेरा वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। अब फाइनली जो मेरा मिश्रण बचेगा उस मिश्रण में 2 चीजें मेरे को देखने को मिलेगी। पहला कौन सा, जो मेरा एक्सिस रिएजेंट होगा, और दूसरा क्या, उत्पाद जो मेरा होगा। तो बस हमें कैलकुलेशन जो है यही करना है कि फाइनली जो हमारा मिक्सचर होगा ना उसमें एक्सिस रिएजेंट का कितना द्रव्यमान बच जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कितना द्रव्यमान बचेगा। ठीक है, ये तो है भाई सवाल का मतलब कि सवाल हमें बोलना क्या चाह रहा है। चलो अभी ये हो गया हमारा H2 + I2 gives 2HI। ठीक है, इसका 10 लीटर दिया है, इसका 11.2 लीटर दिया है, तो सीधे सीधे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अभी ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा, हाइड्रोजन, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन जो है उसका 10 लीटर हमें दिया है, तो जो हमारा आयोडीन है वो कितना कंज्यूम होगा, तो आयोडीन कितना होगा, वो भी 10 लीटर कंज्यूम होगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ I2 रिमेनिंग, जो I2 के मोल्स होंगे ना वो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे भाई, 11.2 - 10 यानी कि 1.2 लीटर जो है उसका रिमेनिंग रह जाएगा। अभी HI फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ I2 हो गया। अभी मैं मोल ऑफ I2 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 1.2/22.4 मोल। ये मेरा आयोडीन का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, जो कि क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। इसी तरीके से HI के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो इसके 10 लीटर से भाई इसका 1 मोल से 2 मोल, 10 लीटर से HI का कितना होगा, 20 लीटर फाइंड आउट होगा अपने को। तो वॉल्यूम ऑफ HI जो हमारा बनेगा, ठीक है ना, ये कितना बनेगा भाई अपना, 20 लीटर बन जाएगा। तो मोल्स ऑफ HI कितना बनेगा हमारा, ठीक है, 20/22.4 मोल। अब मोल दोनों के आ गए, दोनों का मोलर द्रव्यमान पुट करो, वैल्यू को सॉल्व करो, फाइनली जो घटक होगा उसमें यही दोनों हमारे होंगे और वहीं से अपने को इन दोनों का क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी अगला देखते हैं। H2O का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये हमें इक्वेशन है, 6 ग्राम और 8 ग्राम जो है इनका द्रव्यमान हमें दिया गया है, तो H2O का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो भाई मैंने बताया हुआ है आपको, जब आप द्रव्यमान ले रहे हो तो द्रव्यमान को डायरेक्टली कभी सॉल्व मत करो, उसको मोल कन्वर्ट करके फिर लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई इसके मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, 6/2 = 3 मोल। ये तो हमें हाइड्रोजन के मोल मिल गए। मोल ऑफ ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, 8/16 यानी कि 0.5 मोल हमें मिल गया। अभी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, 3/2 यानी 1.5 मिलेगा, जबकि ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे हम भाई, कितना है इसका 0.5/1 यानी कि 0.5 मिलेगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑक्सीजन अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है हमें। तो इसका जब मैं 1 मोल लूंगा तो इसका 2 मोल मिलेगा, यानी 32 ग्राम के साथ कितना मेरे को मिलेगा, 36 ग्राम मिलेगा। तो 8 ग्राम से कितना मिलेगा, 32 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 8 ग्राम मिल जाएगा ना, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे 36 को भी 4 से भाग दे दो, ठीक है, 4 9 जा 36 यानी 9 ग्राम जो है मेरे को वाटर फाइंड आउट
होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखिए जरा। 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.56 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ बंद पात्र में जलाया जाता है, तो कौन सा अभिकर्मक अधिक में रहेगा तथा कितना। इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा MgO। बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, 2। मैग्नीशियम कितना है, 1 ग्राम, यानी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो गए अपने पास, 1/24 मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का 0.56 ग्राम है, ये हो गया 0.56/16 दूनी 32 मोल। ठीक है, थोड़ी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से हमें डायरेक्टली नजर तो आएगा नहीं, तो 1/24 कर लेते हैं, 0.04। ठीक है, 4 4 जा 16, 96, इधर हो जाएगा 4 1 24, इधर आ जाएगा 10 में 4 गया 6 1 0, 8 7 6 6 4 जा 24 से 13 14, 10 में से 4 गया 6 1, यानी 0.0416 0.0416 मोल हमें इसके मिल चुके हैं। 56/32.56/32, ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 4 से गया ये, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 0.04 जा 4, 5 से 4 7 जा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इतना मोल हमें इसका मिल गया। अभी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीशियम के लिए क्या करेंगे हम भाई, 0.0416 बटा कितना है भाई मैग्नीशियम में, 2, यानी इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.0208। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0175, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है। छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीजन, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो एक्सिस रिएजेंट कौन होगा हमारा, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसको, एक्सिस रिएजेंट हमारा कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। और उन्होंने बोला क्या था हमें कि भाई सा अधिक में रहेगा तथा कितना, यानी द्रव्यमान निकालना है अपने को। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है वो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग चलेगी, तो सीधे मास से कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, है ना। एक बार दोबारा से मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2 मैग्नीशियम के मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO। यहाँ से देखो, जब मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा ना, तो मैग्नीशियम मेरा 2 × 24 ग्राम मेरा मैग्नीशियम खर्च होगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना होगा, 2 × 24/32 ग्राम मेरा मैग्नीशियम खर्च होगा। अब ऑक्सीजन जो है वो हमें दिया हुआ कितना है बच्चों, 0.56 ग्राम हमें दिया हुआ है। तो 0.56 ग्राम जब मैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 24/32 गुणा 0.56, तो ये हो जाएगा भाई 16, 4 4 जा 60, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 × 0.22 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 8 3 जा 24, तो 7 8, यानी 0.84 ग्राम मैग्नीशियम जो है ना मेरा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, खर्च हो जाएगा। इतना मैग्नीशियम खर्च हुआ, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम जो मेरा बच जाएगा, लिया कितना था, 1 ग्राम। 1 ग्राम में से खर्च कितना हो गया मेरा, 0.84 ग्राम, तो बचा कितना अपना भाई, 0.16 ग्राम जो है मेरा मैग्नीशियम रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में हमसे पूछा क्या था कि 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, तो कौन अधिक में रहेगा, तो भाई मैग्नीशियम अधिक में है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और वो बचेगा कितना, तो भाई वो 0.16 ग्राम जो है रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, चलो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, 9 में क्या बोल रहा है, PbCl2 के कितने मोल प्राप्त होंगे यदि हम 6.5 ग्राम PbO तथा 3.2 ग्राम HCl की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा PbCl2 का। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करिएगा। अभी 10 सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वें सवाल में क्या बोल रहा है, 4 मोल अमोनिया 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारा जल है ना वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे, जब 1 मोल अमोनिया तथा 1 मोल ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती है, तो देखो 1 मोल अमोनिया और 1 मोल जब ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगी तो लिमिटिंग रीएजेंट कौन होगा भाई, हमारा ऑक्सीजन, है ना भाई। इसके 4 मोल के साथ इसका 5 मोल चाहिए। ठीक है, तो इसके 1 मोल के साथ इसका ज्यादा चाहिए रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, जबकि दिया 1 मोल ही है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हमारा ऑक्सीजन। तो पहली बात तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया। आगे बोल रहा है अभिक्रिया करती है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमारा ऑक्सीजन है, तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया अपना। आगे और पढ़ लेते हैं, क्योंकि डी स्टेटमेंट में हमें दिया है उपरोक्त सभी। अगला बोल रहा है 1 मोल NO प्राप्त होगा। तो भैया देखो यहाँ पे जब 1 मोल इसका O2 खर्च होगा तो भाई 1 मोल जो है अमोनिया कितना बनेगा, जरा देखना अमोनिया कितना खर्च होगा। तो भाई 5 मोल जब मेरा O2 खर्च होगा, ठीक है, तो 4 मोल मेरा अमोनिया खर्च या 4 मोल मेरा NO बनेगा, 4 मोल NO बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल O2 से कितना बनेगा, 4/5 मोल NO। तो 1 मोल कहाँ बचा, 1 मोल नहीं बन रहा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे बोल रहा है 1 मोल H2O प्राप्त होगा, तो वो भी नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 6/5, यानी 1 मोल से ज्यादा 6/5 मोल हमें क्या प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है हमारी इसके अंदर कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो था बच्चों अपना लिमिटिंग रिएजेंट था। तो मोल कंसेप्ट का जो पहला पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिक फॉर्मूलेज देखे, कैलकुलेशंस करी, उसके बाद प्रतिशत संगठन का क्वेश्चन आया, फिर एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। ठीक है, उसमें टेबल बनाई हमने, फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बने हमारे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट पे हम पहुंचे। तो ये जो सारा चैप्टर है बेटा, इसमें थ्योरी नाम पे तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमारा इसके अंदर न्यूमेरिकल ही है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, लिमिटिंग रिएजेंट जो है इन पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो लास्ट का पार्ट है ये हमारा मल्टीपल चैप्टर्स में इस्तेमाल भी होगा, तो प्रैक्टिस करो इनकी। देखने में ये ईजी लगते हैं, लेकिन जब हम हाथ से सॉल्व करने बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड पे देखा, हाँ मुझे समझ में आ गया और मैं कर लूँगा। एक बार कॉपी बंद करके खुद से ट्राई करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, जो भी DPPs आपको मिल रही हैं उनको सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे उतना ही परफेक्शन आपको आएगा। डायरेक्टली देख के कैलकुलेशन जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन नॉर्मली तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वो एग्जाम में तुम्हारा समय कंज्यूम करेगा। तो जितनी फास्ट कैलकुलेशन तुम्हारी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एग्जाम में समय तुम्हारा बचेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है हम इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, विलयन जो है हमारा उससे रिलेटेड पार्ट है, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अभी हम शुरू करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है हमारा मोल कंसेप्ट का, विलयन से रिलेटेड जो सेक्शन है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि विलयन बेसिकली होता क्या है। तो देखो विलयन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशन, और हिंदी में कहा जाता है इसको विलयन। ठीक है, अब कोई भी भाई विलयन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा घटकों का जब समांगी मिश्रण हम बनाते हैं ना, उसको ही क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में हम यूज बहुत करते हैं विलयन। जैसे मान लो आपने पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, नींबू डाल दिया, शिकंजी बन गई। शिकंजी क्या है, एक तरीके का विलयन है। चाय बना रहे हो आप, चाय भी क्या है, विलयन है। कोई भी दवाई होती है, मेडिसिन, जैसे खांसी की दवाई या सिरप जो होती है, वो भी क्या है, एक तरीके से विलयन है। ठीक है, तो हम लगभग विलयन हर जगह इस्तेमाल करते रहते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। अब विलयन के अंदर बच्चों 2 चीजें होती है। ठीक है, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक क्या होता है, जैसे मान लो आप नमक का पानी बना रहे हो, तो आपने 1 लीटर तो क्या ले लिया, पानी ले लिया, और उसमें 1 या 2 चम्मच क्या घोल दिया, नमक घोल दिया।
तो पानी यानी जिसके अंदर आप घोल रहे हो वो कहलाएगा विलायक। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। और जिसको घोल रहे हो, किसको घोल रहे हो? नमक को, वो हो जाएगा हमारा विलेय। तो विलयन जो होता है, ठीक है, इसमें दो घटक होते हैं। एक तो होता है हमारा विलेय, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। पूरी केमिस्ट्री में हम सॉल्यूट को कैपिटल बी से दर्शाएंगे। और दूसरा होता है हमारा विलयन, सॉरी विलायक। विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को पूरी केमिस्ट्री में हम लोग ए से दर्शाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी बहुत। इसमें थ्योरी पोर्शन है स्टार्टिंग में, फिर फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। तो पहले कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लो आप, विलयन जो है उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय जो है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, विलायक को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद लिखो अगली लाइन में विलयन। विलयन के अंदर लिखो दो या दो से अधिक यौगिकों के, दो या दो से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सामांगी और विषमांगी दो प्रकार के विलयन बनते हैं, है ना, दो प्रकार के मिश्रण बनते हैं। तो भाई समांगी मिश्रण क्या होता है समझो। भाई आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में नमक घोला। अब तुमने नमक घोल दिया तो अच्छे से घुलने के बाद क्या नमक के कण उसके अंदर दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। नमक के कण जो है पानी में वितरित हो गए, समान रूप से वितरित हो गए। ठीक है, तो पानी का कण और नमक का कण तुम्हें अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मिश्रण को बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। लेकिन क्या हुआ, आप मान लो तुमने पानी के अंदर रेत डाली, तो रेत तो समान रूप से वितरित नहीं होगी ना, तो वो कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी बच्चों विलयन की? दो या दो से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिखो समांगी विलयन या समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर लिखो जब एक प्रकार का घटक दूसरे प्रकार के घटक में, जब एक प्रकार का घटक दूसरे प्रकार के घटक में समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समांगी मिश्रण, ये जो अपना समांगी मिश्रण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अगला लिखो विषमांगी मिश्रण।
विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा लिख लो, जब एक प्रकार का घटक दूसरे प्रकार के घटक में असमान रूप से वितरित होता है, असमान रूप से वितरित होता है, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब बच्चों विषमांगी मिश्रण जो है वो विलयन नहीं बनाता, विलयन केवल समांगी मिश्रण ही होता है। यानी जब दो या दो से ज्यादा घटक एक दूसरे में आपस में समान रूप से वितरित हो जाएंगे तो ही क्या बनेगा, वो अपना विलयन बनेगा, अदरवाइज वो विलयन नहीं कहलाता है। ठीक है, ये तो ऐसा ही क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। अभी विलय और विलायक की परिभाषा लिख लेते हैं। अब विलय और विलायक की परिभाषा क्या होती है बच्चों, देखो विलयन के अंदर जो यौगिक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे गलत मतलब ले जाते हैं कि कम मात्रा का मतलब हो गया कि भाई मान लो 5 ग्राम नमक है और 10 ग्राम जो है हमारा पानी है, तो 5 ग्राम कम मात्रा है। मैं द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मोल की बात कर रहा हूँ। जिसके मोल की संख्या कम होती है ना वो विलायक होता है, और जिसके मोल की संख्या ज्यादा होती है वो, जिसके मोल की संख्या कम होती है वो विलय होता है, जिसके मोल की संख्या ज्यादा होती है वो विलायक होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखो विलय की डेफिनेशन लिखो। विलय की, विलयन में जो यौगिक, विलयन में जो यौगिक कम मोल में उपस्थित हो, जो यौगिक कम मोल में उपस्थित हो उसे विलय कहा जाता है, उसे विलय कहा जाता है। अगली लाइन में लिखो, जबकि जो यौगिक अधिक मोल में उपस्थित हो, जो यौगिक अधिक मोल में उपस्थित हो उसे विलायक कहा जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि भाई ये कंटेनर है, इसमें CaCO3 है या हाइड्रोजन गैस लेते, हाइड्रोजन गैस उपस्थित है और दूसरा ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, दोनों समांगी मिश्रण बनाएगा ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विलयन ही है। ठीक है बच्चों, अब मान लो ऑक्सीजन गैस का तो 10 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस का 10 ग्राम है, ऑक्सीजन गैस का मान लो अपने को 320 ग्राम दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे ये कम मात्रा में है, ये ज्यादा मात्रा में है, ऐसा नहीं बोलने का, अपने को मोल देखना है पहले। इसके कितने मोल हो जाएंगे, 5 मोल हो जाएंगे, और इसका हो जाएगा 10 मोल, तो ये ज्यादा मोल में है, यानी ये हो जाएगा विलायक और ये हो जाएगा विलय। अगर मान लो इसका 10 होता और इसका 32 ग्राम होता तो मात्रा, द्रव्यमान तो अभी भी इसका ज्यादा है, लेकिन अभी इसका मोल कितना होता, 1 मोल। अभी ये हमारा विलय होता और ये हमारा विलायक होता। आ रही ना बात समझ में? तो मोल के आधार पे हमें चेक करना है कि कौन विलय बनेगा और कौन हमारा विलायक बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो अभी आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा भाई विलय और विलायक की कहानी, समांगी विषमांगी मिश्रण की कहानी। अभी हम बात चलते हैं कि भाई किस तरीके से हम विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं। तो बहुत सारे इसको दर्शाने के तरीके हैं, उन्हीं फॉर्मूलेस को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब वो डिस्कस करने से पहले कुछ और बातें आपको बता दूं। जैसे जो विलयन का टोटल मोल होगा वो विलय का मोल और विलायक के मोल के योग के बराबर होगा। जो विलयन का टोटल द्रव्यमान होगा वो विलायक और विलय के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। जो विलयन का टोटल आयतन होगा वो विलय और विलायक के टोटल आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये जो मैंने चीजें बताई हैं यही केवल हमें जोड़नी है, बाकी और कुछ हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। मान लो 2 मोल सॉल्यूट है, 5 मोल सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन के मोल टोटल 7 मोल हो जाएंगे।
2 ग्राम मान लो विलायक का है, 5 ग्राम 2 ग्राम मान लो विलेय का है, ठीक है, और 5 ग्राम विलायक का है तो 5 और 2 7 ग्राम हो जाएगा। 2 लीटर मान लो विलेय का है, 5 लीटर विलायक का है तो 5 और 2 7 लीटर हमारा विलयन का हो जाएगा बच्चों। चलो अभी हेडिंग डालो, सांद्रता को दर्शाने के तरीके। सांद्रता को दर्शाने के तरीके, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है बच्चों, इसमें जो सबसे पहला हमें मोल तो देखो हमें निकालना आता ही है, ठीक है। अब इसमें 3 फॉर्मूले हमारे सबसे पहले बेसिक होते हैं। पहला होता है बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और तीसरा जो होता है बच्चों वो है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि आयतन प्रतिशत, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए अब देखो तीनों फॉर्मूले देखने में एक जैसे लग रहे हैं, होते भी एक जैसे ही हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज जो है वो होता है हमारा विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, बटा विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, अगर आप विलेय का द्रव्यमान ग्राम में पुट कर रहे हैं तो विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में पुट करोगे, और इंटू 100% परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यूज में लेंगे। सिंबल फॉर्म में अगर बच्चों लिखा जाए तो W/W परसेंटेज जो है ये हो जाएगा WB अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया W/W परसेंटेज हो जाएगा। तो ऊपर हमने किसका द्रव्यमान पुट किया, विलेय का, नीचे किसका द्रव्यमान पुट किया, विलयन का, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने कितने से गुणा कर दिया, उसको 100 से गुणा कर दिया। ये था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। इसी तरीके से हमारा चलता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को देखो डायरेक्ट सिंबल फॉर्म में मैं लिख रहा हूं बच्चों, W/V परसेंटेज जो है वो कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन। द्रव्यमान हमें पुट करना है ग्राम में, आयतन हमें पुट करना है मिलीलीटर में, और परसेंटेज में निकालने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसे सिंबल चलते हैं बच्चों इसमें। जैसे ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन ग्राम ml में इंटू 100। तीसरा जो है हमारा आयतन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसको हम लोग बच्चों दर्शाते हैं V/V परसेंटेज से। V/V परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ विलेय
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में, ये भी ml में, और गुणा कितने से कर दोगे आप लोग, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, V/V% मिल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, और ये 3 फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में कोई विलेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों देखो इसका मतलब क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई सर ठीक है, ये फॉर्मूला इनका होगा, W/W आपने बता दिया, V/V आपने बता दिया, है ना, W/V भी आपने बता दिया। इनका मतलब क्या है बेसिकली, तो इनका मतलब अभी हम बच्चों समझते हैं। देखो कि भाई आपको कोई सॉल्यूशन है, अगर इस फॉर्मेट में दिया तो उससे आपको प्रिडिक्शन क्या करना है। तो देखो मीनिंग हम लोग इसका समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को 5% W/W NaCl विलेन, ठीक है, और ये विलेन जो है इसका द्रव्यमान है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम, ठीक है, समझ गए। क्या दिया हुआ है बच्चों, विलेन का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया हुआ है, और उसकी रेटिंग क्या दी हुई है, 5% W/W। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 100 ग्राम जो विलेन है उसका 5 ग्राम अगर मैं 5% अगर मैं निकालूं, जो कि आएगा 5, वो मेरा क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। यानी WB मेरा यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 5 ग्राम निकल के आ जाएगा। बात समझना, आपको क्या बोला है, 5% W/W, यानी कि जो विलेन का द्रव्यमान है उसका 5% अगर तुम निकालोगे तो वो तुम्हारा विलेय का द्रव्यमान होगा, ठीक है। अगर मान लो यही रेटिंग तुम्हारी कुछ ऐसे होती, 5% W/V NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा यदि 100 ml का मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो 100 ml का 5% जो मैं निकालूंगा, जो कि आएगा 5, वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूट का द्रव्यमान हो जाएगा 5 ग्राम। हाँ, W/V 100 ml पुट करो, 100 ml का 5% निकालोगे, वो क्या होगा भाई, सॉल्यूट का द्रव्यमान आ जाएगा। अगर यही रेटिंग कुछ ऐसे होती, 5% V/V NaCl सॉल्यूशन, यानी कि वही यदि मैं 100 ml सॉल्यूशन का मान लेता हूं, ठीक है, तो उस 100 ml का तुम 5% निकाल लो, वो कितना आएगा, 5 ml ही आएगा। यूनिट का ध्यान रखो, यहां तुम ml में लेते थे तो ग्राम में आता था, यहाँ ml में लोगे तो ml में ही आएगा ना। तो इस 100 का मैंने 5% निकाल लिया तो 5 ml हो गया, ये क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझ में आ रही है। मान लो ये कोई तुम्हारा NaOH प्लस H2O का एक विलेन है, ठीक है, इसका आयतन मान लो मैंने ले लिया 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, और इसकी रेटिंग जो है वो मान लो 20% है, ठीक है, W/V। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे, ऐसे केवल दे देना 20%, तो तुम्हें वहां पे वो W/V ही लेना होता है, ठीक है ना। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि भैया मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, ठीक है, मोल ऑफ NaOH तुम्हें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 250 ml। अब उस 250 का 20% निकाल लो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा वेट ऑफ NaOH के बराबर होगा। यानी वेट ऑफ NaOH तुम्हारा कितना आ जाएगा, वहां से 0 0 0 0, 25 दूनी कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया। यानी मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50/40। मोलर मास, मोल निकालना तो आता ही है बच्चों, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1.25 मोल तुम्हें किसके मिल जाएंगे बच्चों, NaOH के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप लोग कि यहाँ पे जो W/W होता है, W/V होता है या V/V जो होता है, इनका बेसिकली वहां पे मीनिंग क्या होता है, आपको मतलब निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा पहले 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इस पे जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं इनको भी नोट कर लो, अच्छे से समझो, फोकस करके स्टडी करो,
कि भाई ये जो है W/W या V/V है, ये बोलना क्या चाहता है। इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन बनेंगे, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो हमारा बेसिक है स्टार्टिंग में ना। अब इससे धीरे धीरे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, ठीक है। अभी हम चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999, ठीक है बच्चों। तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। चलो बच्चों, चौथा जो फॉर्मूला है वो है हमारा मोल अंश, मोल अंश, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसका सिंबल बेटा कैपिटल X होता है। अब मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, तो देखो कहीं पे भी अंश हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर 20 जो हैं गर्ल्स हैं और 30 जो हैं वो बॉयज हैं, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर 20 हमारे क्या है, बॉयज हैं, ठीक है, और 30 क्या है, हमारी गर्ल्स हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई इस क्लासरूम के अंदर बॉयज का अंश कितना है, तो ऊपर क्या करोगे तुम, बॉयज की संख्या पुट कर दोगे और नीचे टोटल, यानी कितना अंश है बॉयज का, 2/5। अगर किसी ने गर्ल्स का पूछा तो क्या करोगे, 30/50, यानी कि 3/5। हाँ, ऐसे तो करोगे ना। तो टोटल तुम्हें क्या मिल जाएगा, दोनों का अलग अलग अंश मिल जाएगा। और टोटल जोड़ोगे तो अंश हमेशा कितना होता है, एक में से निकाला जाता है कि भाई क्लास को मान लिया हमने एक, उस एक में से 2/5 हिस्सा तो बॉयज का है और 3/5 हिस्सा गर्ल्स का है। ऐसे ही हमारे विलयन के अंदर, विलयन तो एक अंश हो गया, उसमें कितना अंश विलय का है और कितना अंश हमारा विलायक का है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो अगर तुम्हें मोल अंश ज्ञात करना है विलय का, तो ऊपर मोल आएंगे विलय के और नीचे मोल आएगा विलय प्लस विलायक का, यानी एक तरीके से विलयन का टोटल अंश आएगा, टोटल मोल आएंगे। और अगर मान लो तुम्हें मोल अंश निकालना है विलायक का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Na/Na प्लस NB। ये हो गया सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला। अभी यहाँ पे एक बात और हमेशा ध्यान रखो, XA प्लस XB जब भी तुम करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। क्योंकि भाई एक अंश के दो हिस्से हो रहे हैं ना, कुछ हिस्सा विलय में जा रहा है, कुछ हिस्सा विलायक में जा रहा है, तो एक में से ही वो अंश जाते हैं। यानी जब भी मैं मोल अंश निकालूंगा A का और B का, और उनको निकाल के जब भी जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तुम्हारा मोल है, नीचे भी मोल होगा, तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी। यानी ये क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट लेस, ठीक है। चलिए अभी इस पे एक सवाल हम लोग देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, 4 ग्राम NaOH प्लस 180 ग्राम H2O, ठीक है। मोल अंश NaOH तथा मोल अंश H2O ज्ञात कीजिए। हाँ, सिंपल सा सवाल है, सवाल को हम लोग करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मोल ऑफ NaOH बना लेते हैं। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 4/40, यानी कि 1/10 मोल हमारा जो है NaOH का आ जाएगा। मोल ऑफ H2O ये हो जाएगा 180/18, यानी कि 10 मोल इसका हो गया और इसका कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। दोनों का मोल आ गया। अभी हम दोनों का क्या करेंगे, मोल अंश ज्ञात करेंगे। तो मोल अंश मान लीजिए हमें NaOH का ज्ञात करना है, तो ऊपर किसका मोल आएगा बच्चों, NaOH का, और नीचे पूरे विलयन का। पूरे विलयन का मतलब NaOH प्लस वाटर का, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। NaOH के मोल कितने हैं हमारे, 0.1, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस 10, यानी कि 0.1/10.1
यानी 1/101 अंश जो होगा वो NaOH का होगा। और मोल अंश अगर तुम्हें वाटर का निकालना है तो भाई इसको एक में से सीधे सीधे माइनस कर दो ना, क्योंकि दोनों का योग अगर एक था और NaOH का 1/101 आ गया तो दूसरे वाले का एक में से माइनस करके निकाल लोगे। ये हो जाएगा बच्चों 101 माइनस 1/101, यानी मोल अंश जो वाटर का आएगा वो कितना हो जाएगा 100/101। ये वाटर का मोल अंश आ जाएगा और ये NaOH का मोल अंश आ जाएगा, और दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने 40 मिलीग्राम NaOH लिया, ठीक है, (58.5) या 5.85 मिलीग्राम हमने NaCl ले लिया, ठीक है, और 18, ठीक है, 180 मिलीग्राम हमने H2O ले लिया। अभी तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तीनों का मोल अंश ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक विलेय और एक ही विलायक हो सकता है एक से ज्यादा विलेय भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपके टोटल 2 विलेय हैं, एक है NaOH और दूसरा है NaCl। दोनों को हमने पानी में घोला हुआ है। अभी तुम्हें तीनों का मोल अंश ज्ञात करना है। प्रोसीजर वही, मोल बनाओ फिर मोल अंश ज्ञात हो जाएगा। तो मोल ऑफ NaOH, ठीक है, 40 गुणा 10⁻³ मिलीग्राम में है ना बच्चों, अपॉन 40, यानी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10⁻³ मोल हमें किसके मिल जाएंगे, NaOH के मिल जाएंगे। ऐसे ही मोल ऑफ NaCl निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 5.85 इंटू 10⁻³ अपॉन 58.5, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻³ मोल हमें NaCl का मिल गया। और मोल ऑफ H2O भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 गुणा 10⁻³ यानी कि 10 गुणा 10⁻³ मोल हमें किसका मिल गया, H2O का मिल गया। अभी तीनों का मोल मिल गया ना, अभी तुम्हें मोल अंश निकालना है। मान लो पहले NaOH का, तो मोल अंश NaOH का क्या हो जाएगा, देखो जब 2 होते थे तो जिसका निकालना होता था उसके मोल ऊपर पुट करते थे और नीचे विलयन का पुट करते थे ना। तो अभी यहाँ पे ऊपर तो आ जाएगा NaOH का, जबकि नीचे तीनों का आएगा ना, यानी विलयन का रखना है। तो मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ वाटर, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मोल NaOH का कितना हो जाएगा 10⁻³ नीचे भी 10⁻³ प्लस 0.1 इंटू 10⁻³ प्लस इधर कितना आएगा 10 इंटू 10⁻³। ये मैंने तीनों की वैल्यूज पुट कर ली। सॉल्व करते देखो 10⁻³ यहाँ से कॉमन लोगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ये बच जाएगा 1/1 प्लस 0.1 प्लस 10, ये हो जाएगा 1/11.1, यानी कि 1/111। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया बच्चों, NaOH का। अच्छा इधर 1 है, इधर 1/11.1 डेसिमल हटाएंगे तो 10/111 मिल जाएगा। ये तो हमारा किसका मोल अंश आ गया, NaOH का मोल अंश आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें किसका निकालना है, NaCl का। तो मोल अंश NaCl का अगर मैं निकालूंगा तो बोलो ऊपर किसके मोल आएंगे, जिसका कैलकुलेट करना होता है उसका मोल ऊपर आता है। तो मोल ऑफ NaCl ऊपर को आएगा, मोल ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन का मोल आ जाएगा टोटल। अभी NaCl के मोल देखो कितने थे, 0.1 इंटू 10⁻³। ये हो गया बच्चों 0.1 इंटू 10⁻³ और नीचे टोटल कितना आ जाएगा भाई 10⁻³ प्लस 0.1 इंटू 10⁻³ प्लस 10 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 0.1 इंटू 10⁻³ 10, 11, 11.1 इंटू 10⁻³। ये सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल गया, यानी कि 1/111
11। तो मोल अंश NaCl का आ चुका है, मोल अंश NaOH का आ चुका है, मोल अंश H2O का ज्ञात करना है। तो भाई एक में से मैं क्या करता हूं, इसके और इसके दोनों के मोल अंश को जोड़ के 1 में से माइनस कर देता हूं। तो ये कितना है अपना 10/111, 10/111 प्लस ये कितना है 1/111, ये हो जाएगा 1 माइनस 11/111, यानी कि 111 माइनस 11/111, ये हो जाएगा बच्चों 100/111। ये किसके मोल अंश आ जाएंगे, हमारे H2O के मोल अंश आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल अंश याद कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों मोल अंश पे, जिसमें हम W/W से रिलेटेड पार्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसका मैं एक आपको आइडिया देता हूं। तो मान लो हमारे पास ये एक विलयन है, ठीक है, ये एक हमारे पास विलयन है। इस विलयन का मान लो द्रव्यमान जो है वो है 300 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपने को कितना दिया है, 300 ग्राम दिया है। ये है विलयन हमारा NaOH प्लस वाटर का विलयन है, और इसकी रेटिंग दे रखी है अपने को 10%, अपने को रेटिंग दे रखी है W/W, यहाँ लिखा हुआ है W/W। ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बार दोबारा से। जो रेटिंग है हमारे विलयन की वो है 10% W/W। 300 ग्राम जो है हमारा विलयन है, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान है, और विलयन जो है वो NaOH और वाटर से मिलके बना हुआ है। अभी भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, देखो 300 ग्राम, उसका 10% अगर मैं निकालूंगा तो वो तो सॉल्यूट का आ जाएगा ना बच्चों। अभी मीनिंग समझा था ना हमने। तो 10% हमारा W/W है, तो 300 का मैं 10% निकाल लेता हूं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये जो 300 है इसका 10% मैं निकाल लेता हूं। यह आ जाएगा मेरा 30 ग्राम, मेरा क्या निकल आया, सॉल्यूट निकल आया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना हो गया बच्चों, 300 विलयन में से 30 माइनस कर दिया, यानी कि कितना आ जाएगा 270 ग्राम। अभी मोल बना लेता हूं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 30/40, यानी कि 3/4 हो गया। मोल ऑफ H2O है ना, यहाँ पे B की जगह NaOH लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा बच्चों अपना H2O का कितना है 270, 270/18। तो 9 × 18 और 9 × 3 = 27, तो ये हो जाएगा बच्चों 30/2। दोनों के मोल आ चुके हैं। अभी मोल अंश निकाल लेता हूं मैं NaOH के लिए। तो बोलो फॉर्मूला, ऊपर किसके मोल आएंगे, NaOH के, और नीचे क्या होगा टोटल मोल, यानी कि NaOH प्लस मोल ऑफ H2O। ये कितना हो गया, मोल ऑफ NaOH कितना है 3/4, और ये कितना है 3/4 प्लस 30/2। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 3/4 अपॉन, इसमें 4 LCM ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 60, ये हो जाएगा 3/4, 63/4, 4 से 4 कट गया, 3/63, यानी मोल अंश ऑफ NaOH कितना आ जाएगा अपना 3/63, यानी कि 1/21। तो मोल अंश ऑफ वाटर कितना हो गया, सीधे एक में से माइनस करो ना, 20/21 हमारा क्या आ जाएगा, इसका मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोल अंश के क्वेश्चन बनते हैं। एक और तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें W/V का इस्तेमाल करवाएगा वो हमें, और साथ ही साथ में वो हमें डेंसिटी का भी इस्तेमाल कराएगा। डेंसिटी किसकी दी रहेगी बच्चों, आपको विलयन की दी रहेगी। ठीक है, उस डेंसिटी की मदद से और W/V की मदद से हम मोल तक पहुंचेंगे, और फिर मोल से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल अंश। ठीक है, सवाल देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, ये मान लो एक विलयन है। ठीक है, यही सवाल लेते हैं, बस इसमें W/W की जगह W/V कर लेंगे आप, है ना। 10% W/V, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विलयन हो गया। NaOH प्लस H2O विलयन है। डेंसिटी जो है बच्चों अपने को दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी हमेशा किसकी देगा, वो आपको विलयन की डेंसिटी देगा। डेंसिटी दे दिया उसने, W/V दे दिया उसने, और अपने को क्या ज्ञात करना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। चलिए सवाल को करते हैं। तो देखो इसमें
अपने को सॉल्यूशन के बारे में केवल डेंसिटी दे रखी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, वॉल्यूम एज्यूम करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मान लिया जाए क्या मान लेते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ml ले लेता हूं मैं, 100 ml के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। तुम देखो 100 ml की जगह 1000 ml लो, 2000 ml लो, 50 ml लो, 10 ml लो, फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे, तो जो तुम्हारे मन में पड़े वो ले लो। लेकिन 100 ml लेने से यानी 100 का आंकड़ा लेने से कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं आसान चलती है, तो कोशिश करो 100 लो। चलो अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना ले लिया बच्चों, 100 ml ले लिया। अभी सीधे सीधे मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इस 100 ml का मैं 10% निकाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि रेटिंग कितनी दे रखी है, देखो 10% दे रखा है ना W/V। तो मैंने क्या किया, इस 100 ml का 10% निकाल लिया। 100 ml का 10% यानी सीधे सीधे मेरा कितना हो गया, 10 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट तो मेरे को कितना मिल गया, 10 ग्राम। लगे हाथ तो मोल भी बना लेते हैं, 10 तो सॉल्यूट और 40 जो है मोलर द्रव्यमान, यानी 1/4 मोल जो है ना वो मेरे को इसका मिल जाएगा। चलो ये यहां तक हो गया कार्यक्रम कंप्लीट। अभी मेरे को कैसे भी करके वाटर का द्रव्यमान निकालना है। देखो आयतन से मैं मोल कैसे बनाऊंगा, द्रव्यमान से मैं मोल बना सकता हूं। तो द्रव्यमान तक पहुंचने के लिए उसने हमें घनत्व दिया हुआ है, तो डेंसिटी जो विलयन की होगी ना बच्चों, वो क्या होता है, वेट ऑफ विलयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ विलयन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम मैंने विलयन का कितना माना हुआ है, 100 ml। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 110 ml मेरा 110 ग्राम मेरा जो है वो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। अच्छा विलय का द्रव्यमान कितना था, 10 ग्राम, तो देखो आ गया ना आपका। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है मेरा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 110 माइनस 10 बराबर 100 ग्राम मेरा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट 100/18 कर लेते हैं, यह आ जाएगा बच्चों 55.55 यानी 5.55 आ गया। 5.55 मोल इसके हो गए और यहाँ पे हो गया 0.25 मोल। आगे का कार्यक्रम तुम्हें पता है ही, तुम्हें निकालना है मोल अंश NaOH का। तो बोलो किसके मोल ऊपर आएंगे, NaOH के मोल ऊपर आएंगे अपॉन नीचे टोटल मोल यानी NaOH के मोल प्लस वाटर के मोल। तो NaOH के मोल कितने थे, 0.25 अपॉन 5.55 तो वाटर का प्लस 0.25 NaOH का। ये हो गया बच्चों 0.25, ये हो जाएगा 5 + 10 का 0, 5 6 7 8, 5.80। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मोल अंश जो है NaOH का वो आ जाएगा अपना 25/580, ठीक है। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5/116 रहने देता हूँ, है ना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमसे कैसे पूछा है। तो मोल अंश जो NaOH का होगा वो तो हो जाएगा 5/116। मोल अंश जो वाटर का होगा वो 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 116 माइनस 5/116, ये हो जाएगा 111/116। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल अंश के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बच्चों अगले लेक्चर के अंदर हम मोलैरिटी यानी कि सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन रिलेटेड फॉर्मूलेस पे चलेंगे। तो फिलहाल ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इस पे जो क्वेश्चंस मैंने कराया उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। बाकी फिर अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999, ठीक है बच्चों। तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।